रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि शक एक ऐसी चीज़ होती है, ये कितना भी भरोसे वाला आपका रिश्ता हो, उस रिश्ते को एकदम से खोखला कर देती है और आपके रिश्ते की जो बुनियाद होती है, ये ढह जाती है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वैसे तो इस कहानी की बात करें तो ये एक ऐसी मोहब्बत की बुनियाद पर ये रिश्ता कायम हुआ था कि जिस मोहब्बत की बुनियाद पर लोग तमाम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, महज एक शक की वजह से इनके परिवार में, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा जहर घुलता है कि जिसकी वजह से एक शख्स को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यकीनन दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे और आप लोग किसी भी एक शख्स की यहाँ पर गलती ढूंढने में नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं फिर सीधा इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करो अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। और इसी महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला लगता है, ठाणा ज़िला। और ये जो ठाणा ज़िला है, इसी के आसपास एक थाना आता है, भोईबाड़ा थाना। और ये जो भोईबाड़ा थाना है, इसी के आसपास एक शहर आता है, भिवंडी शहर। और ये जो भिवंडी शहर है, इसी भिवंडी शहर के आसपास एक बस्ती लगती है जिसको बोला जाता है ईदगाह बस्ती। और इसी ईदगाह बस्ती के पास से एक दलदल वाला इलाका होता है, कीचड़ और दलदल वाला इलाका। और 30 अगस्त साल 2025 को कुछ लोगों को सुबह सुबह इसी कीचड़, इसी दलदल के अंदर एक शव दिखाई पड़ता है। शव नहीं, एक कटा हुआ सर दिखाई पड़ता है। लिहाजा उसके बाद में जो लोग होते हैं सीधा भोईबाड़ा थाने में इतला देते हैं कि साहब इस तरीके से जो ईदगाह इलाके में दलदल है, उस इलाके में, उस दलदल वाले इलाके में किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी के धड़ का। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस एकदम से सतर्क हो जाती है। उसके बाद में पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि बात बिल्कुल सच है, एक महिला का सर पड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस उस सर को वहाँ से बरामद करती है। जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम में से कोई इसको जानता है क्या। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो उस लड़की को जानते भी नहीं थे। अब वो लड़की की उम्र देखने से ऐसी लग रही थी कि 22-24 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। तो ऐसे में पुलिस वालों को ये भी लगता है कि हो सकता है कि इस लड़की के साथ में किसी ने कुछ गलत काम किया हो। फिर पुलिस वालों को दूसरा एंगल ये भी लगता है कि इसके प्रेमी ने तो कहीं से मार के नहीं डाल दिया। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस को कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस लड़की की शिनाख्त होना, पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि लड़की की अगर पहचान होगी तो पुलिस जो है वो पहचान तक पहुंचेगी, उसके बाद में मोटिव तलाश करेगी। मोटिव मिलेगा तो कातिल पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा दूर नहीं होगा। लिहाजा अब क्या था, पुलिस छानबीन शुरू करती है। जो सर मिला था उसको फॉरेंसिक के लिए भेजती है और साथ के साथ तमाम पहलुओं पर, तमाम चीज़ों पर, आसपास के इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा, इन सारे ही एंगल्स पर छानबीन शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस सीसीटीवी कैमरास भी खंगाल रही थी, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा था। आस पड़ोस के जितने लोग थे उन सारे लोगों से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस पूरे केस को एक तरीके से चैलेंजिंग केस ले चुकी थी। भले ही इस केस के अंदर कोई पैरवी करने वाला ना हो, भले ही कोई पुलिस के ऊपर ये प्रेशर डालने वाला ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए अपनी एक तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। और पुलिस तमाम तरीके से पूछताछ कर रही थी। आस पड़ोस के जितने भी घर, जितने भी लोग, जितने भी मकानात, आस पड़ोस की बस्तियां, सारी जगहों पर पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि इसी ईदगाह इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम परवीन उर्फ मुस्कान है, ये अपने घर से गायब है और किसी ने इसको कल से नहीं देखा है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी, परवीन के जो मिलने वाले लोग थे उन सबको बुलाया जाता है और जो सर मिला था उस सर को दिखाया जाता है कि ये सर तो नहीं है कहीं परवीन का। जैसे ही ये सर लोगों को दिखाया जाता है तो जो लोग होते हैं तुरंत शिनाख्त कर लेते हैं, कहते हैं कि साहब यही तो परवीन है। अब जैसे ही ये बात साफ होती है कि ये परवीन का जो है सर है, उसके बाद में पुलिस जो थी वो परवीन के बारे में पता करती है कि कौन है, कहाँ रहती है। तो पता ये चलता है कि ईदगाह इलाके में रहती है। इसका एक बेटा भी है और इसका एक पति है जिसका नाम है मोहम्मद सोनू इम्तियाज़ अंसारी। ये जो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी है, अब इसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये कहाँ है। जब इसके घर पे जाया जाता है तो वहाँ पर ताला पड़ा होता है। यानी सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी जो था ये अपने घर से फरार हो चुका था। अब क्या था दोस्तों, ये चीज़ें तो साफ हो चुकी थी कि इस कत्ल को अगर किसी ने अंजाम दिया है तो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी ने कायम दिया है, यानी अंजाम दिया है।
अगर इस केस का खुलासा, इस केस के बारे में कोई कुछ बता सकता था तो ये मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी ही बता सकता था। लिहाजा पुलिस वाले अब क्या थे, इसकी धरपकड़ शुरू कर दें। आखिरकार फाइनली 1 सितंबर साल 2025 को ये जो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी होता है, इसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ करती है तो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी पुलिस से कहता है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और अपने ट्रक चला रहा हूँ, और मेरी पत्नी के साथ में ये सब कुछ किसने कर दिया इसके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस को ये डाउट हो चुका था कि जो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी है, ये पुलिस के सामने कुछ अलग तरीके की बातें कर रहा है। यानी इसके जो बयान हैं, जो बातें हैं, ये पुलिस के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या था दोस्तों, पुलिस इसको फ्रंट सीट पर बैठाती है। बैठाने के बाद में अब इससे सख्ती से पूछताछ करती है। और दोस्तों जैसे ही सख्ती से इससे पूछताछ करती है, फिर क्या होना था वही होता है जो हर कहानी के अंदर होता है। ये जो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी था, ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब जैसे ही ये बात कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो फिर पुलिस कहती है कि तो कत्ल क्यों कर दिया। तो कहता है कि कत्ल करने के पीछे दरअसल मेरी पत्नी ने ही मुझे मजबूर किया। अब पुलिस पूछती है कि क्या है, बात क्या है, सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताओ। तो जो मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी है, वो बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले की बात है। और 2 साल पहले की बात है, मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा था, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पन्ने पलट रहा था, और वहीं पे अचानक से मुझे परवीन उर्फ मुस्कान की आईडी दिखाई पड़ती है। जब परवीन उर्फ मुस्कान की आईडी दिखाई पड़ती है, मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जब मैं परवीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद में हाय हेलो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे जो बातचीत का सिलसिला था, जब वो शुरू होता है तो बातचीत कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि अब हम दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। अब हम दोनों एक दूसरे से बिना बात किए सो भी नहीं पाते थे। लिहाजा फिर क्या था कि हम दोनों के बीच में हमारी जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का इजहार होता है, और उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब मोहम्मद सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी, इधर परवीन उर्फ मुस्कान, ये दोनों एक दूसरे से जब मोहब्बत करने लग जाते हैं तो उसके बाद में एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं। ना कि शादी करने का प्लान करते हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में साथ जीने और बसने मरने की कस्में भी खा चुके थे। लिहाजा फिर क्या था, जो सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी होता है, ये इस परवीन उर्फ मुस्कान से लव मैरिज शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद में ये इसको, जो भिवंडी शहर है, इसी शहर में जो ईदगाह इलाका है, वहीं पर एक किराए का कमरा लेता है, और उसी कमरे के अंदर ये अपनी पत्नी मुस्कान के साथ में रहने लग जाता है। अब सोनू और मुस्कान उस कमरे के अंदर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही है। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में एक बेटा भी हो जाता है। उसके बाद में जो सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी था, ये अपनी ट्रक पे चला जाता है। ट्रक पे जाता, वहाँ से जो पैसे कमाता वो पैसे अपनी पत्नी मुस्कान को भेजता, और उन्हीं पैसों से जो मुस्कान थी, ये अपने बच्चे और अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रही थी। सारी ही चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन इसी बीच मुस्कान अंसारी जो थी, परवीन उर्फ मुस्कान, इसको इंस्टाग्राम की आदत लग जाती है। और इंस्टाग्राम पे अब ये सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब, वहाँ पर अपनी रील्स अपलोड करने लग जाती है। और दोस्तों जब ये रील्स अपलोड करने लग जाती है तो इस बात का जो पता है सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी को जब चलता है कि उसकी पत्नी रील्स बनाती है, तो वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। वो कहता है कि देखो ये रील्स वील्स सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस तरीके की रील्स बनाओगी, रिश्तेदारों में, लोगों में पहुंचेगी, तो लोग तरह तरीके की बातें करेंगे। लेकिन परवीन उर्फ मुस्कान अंसारी जो थी, ये इस सोनू से कहती है कि देखो कुछ नहीं होता, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, बाकी के लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी है, और अगर सोशल मीडिया के ऊपर मैं कामयाब हो जाऊंगी तो उसका फ़ायदा हम दोनों को ही मिलेगा और हमारे बच्चों को मिलेगा। लेकिन इम्तियाज़ अंसारी किसी भी तरीके से अपनी पत्नी परवीन को रील्स बनाने के लिए एग्री नहीं करता है, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि परवीन इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ जो सोनू उर्फ इम्तियाज़ अंसारी था, ये अपनी पत्नी को वीडियो बनाना देना नहीं चाहता था। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है, और झगड़ा इस कदर शुरू होता है कि अब इनके लिए ये रोज़मर्रा का काम हो चुका था। यानी जब भी सोनू गाड़ी पे से आता, वो अपनी पत्नी से डांट फटकार लगाता, उसके साथ में मार पिटाई करता, और यही सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। उसके बाद में तारीख आ जाती है 29 अगस्त साल 2025,
और इस 29 अगस्त साल 2025 को सोनू जब घर पे आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है ये उसके 1 साल के बेटे को बड़ी ही बेरहमी के साथ में पीट रही है। अब इस बात का सोनू और इम्तियाज अंसारी विरोध करता है कि तुम कैसी जल्लाद माँ हो, तुम किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे निकाल रही हो। अब इस बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। झगड़ा तकरार शुरू होता है तो धीरे धीरे ये झगड़ा तकरार कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि जो सोनू उर्फ इम्तियाज अंसारी होता है ये पहले तो अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करता है। उसके बाद में किचन से जाकर चाकू निकाल के आता है और चाकू निकाल के लेके आने के बाद में ये अपनी पत्नी का जो सर होता है उसे धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद में उस सर को ले जाकर लगभग थोड़ी सी दूर पर इसके घर से जो पीछे दलदल वाला इलाका है उसी दलदल में उस सर को फेंक देता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। अगले दिन सुबह को वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। जो लोग गुजर रहे होते हैं उनको जब वो धड़ दिखाई पड़ता है तो वो इस बारे में सूचना जो है वो सीधा सीधा जो भोईबाड़ा थाना है वहाँ पर देते हैं। पुलिस पहुँचती है, सर को लेके आती है, छानबीन शुरू करती है। पहले तो पुलिस को इस केस के अंदर कुछ भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो मृतिका थी उसकी ही पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसी बीच में पुलिस ने जब डोर टू डोर जाकर अपने मुखबिर एक्टिव किए और तमाम तरीके से जब छानबीन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि परवीन उर्फ मुस्कान नाम की एक लड़की जो अपने घर से गायब है और उसका पति भी घर पे नहीं है। तो ऐसे में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है और उसके बाद में उसके पति को ढूंढती है और इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। यकीनन दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो पुलिस बस इतना ही कह रही थी कि महज एक शक की वजह से ये पूरा केस हो गया। और सुनने में ये भी आया है, कुछ न्यूज़ पोर्टल पे ये भी लिखा गया है कि जो परवीन थी वो अपने पति सोनू के ऊपर शक करती थी और जो सोनू था वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था और यही वजह बनी कि इन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे उनमें खटास आ गई थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई साहब न जाने क्यों लोग गुस्से में आकर आपा खो देते हैं, जान लेते हैं और जो रिश्ते होते हैं उनको तार तार कर देते हैं। शुक्रिया मेरे भाई, आपने अपना कमेंट्स किया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अलबफ़ा है, ये अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं। इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कहानी सुनते हैं लिखते हैं सुपर भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी भाईजान। और साहिल जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो टेलर्स हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है आपकी, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में दिनेश कुमार आगे लिखते हैं क्या बात है भाई, ऑल द बेस्ट, तो शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं आपका अंदाज बढ़िया है, शुक्रिया मेरे भाई। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका राजस्थान से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई साहब अबे संबंध और शराब ये सारी वजह होती हैं जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। और कई सारे कमेंट्स दिनेश कुमार जी ने किए हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।